हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मैं आज मेंटेनेंस केस पे बात करने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले अभी हाल ही के दिनों में मैंने इंटरिम मेंटेनेंस पर बहुत सारे वीडियोज बनाए। अब दोस्तों इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है कि मुकदमा जजमेंट तक पहुंचने तक आपको जो मेंटेनेंस वाइफ को देने के लिए लगा दिया जाता है वो इंटरिम मेंटेनेंस है। और जजमेंट के टाइम पे जो एक्चुअल मेंटेनेंस आप पर बनता है वो उससे अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। अब दोस्तों इंटरिम मेंटेनेंस लगने के बाद आपको अपने मुकदमे को साबित करना होता है। मतलब इंटरिम मेंटेनेंस जब वाइफ का बन जाता है उसके बाद एविडेंस पे फाइल पहुंच जाती है। अब सबसे पहले पिटिशनर को अपने एविडेंस दाखिल करने होते हैं। पिटिशनर मतलब आपकी वाइफ को, कि उसने जो जो बातें अपने मेंटेनेंस के केस में कही हैं उन सब के सपोर्ट में उसके पास जो भी एविडेंस है वो पेश करेगी कि वो सारी बातें सही हैं। जो भी लोग गवाही देना चाहेंगे उनकी गवाहियां होंगी और आपका वकील उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है आपके एविडेंस की। तो आपके एविडेंस में क्या होगा, आप जितनी चीजें कोर्ट में सबमिट करना चाहो अपने सबूत के तौर पे वो सारी चीजें सबमिट होंगी और आपकी खुद की गवाही होगी और बाकी जिन लोगों की गवाही आप कराना चाहो वो भी आप करा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपकी गवाही होती है। अब जब आपकी गवाही होती है तो जो सामने वाली पार्टी का एडवोकेट होता है यानी आपकी वाइफ का एडवोकेट होता है वो आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा उस पर मेरा आज का ये वीडियो है। क्योंकि दोस्तों क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर मुकदमा निकाला जाता है। यानी बहुत हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने प्यार से पूछे जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं। आपको लगता है कि इस बात से तो कोई लिंक नहीं है, आप आराम से आंसर दे देते हो, लेकिन बाद में आर्ग्यूमेंट के टाइम पे आपको पता चलता है कि उसका प्रयोग कैसे किया गया। तो दोस्तों आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जनरली, ये मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। जब वकील साहब शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछेंगे आपकी शादी कब हुई थी, आपके कितने बच्चे हैं। तो आपसे कंफर्म करा लेंगे हाँ भाई इतनी तारीख को शादी एडमिटेड है और इतने बच्चे एडमिटेड हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन वो पूछेंगे, अच्छा जब आपकी शादी हुई थी तो आपके घर पर कौन कौन रहता था। दोस्तों अब ध्यान रखना, अपनी पिटीशन में अपने कागजों में आपने क्या लिखा, ऐसा ना हो कि कागजों में कुछ और लिखा और यहां पे आप कुछ और बोल दो। क्योंकि जो कागज हैं वो आप ही के बयान हैं, आपकी तरफ से जा रखे हैं और उसकी लीगल वैल्यू है कोर्ट के अंदर। अगर आपने कागज पे लिखा हुआ है कि आपके घर पे तो 4 लोग हैं, लेकिन जब उन्होंने पूछा आपने कह दिया जब शादी हुई थी उस समय घर पे हम 6 लोग रहते थे, तो यानी आपने खुद को झूठा साबित कर दिया। या तो आपका कागज झूठा है या तो आपका क्रॉस एग्जामिनेशन झूठा है। तो यानी आपकी जो स्टेटमेंट है वो उस पर वो विश्वसनीय नहीं होगी, फिर उस केस में रिलायबल नहीं होगी। तो इसलिए आपको पहले से सोच समझ के जवाब देना है और क्रॉस एग्जामिनेशन में जाने से पहले अपनी पिटीशन और अपने द्वारा जो भी कागज दाखिल किए गए हैं किसी भी केस में उनको अच्छे तरीके से पढ़ जरूर लेना, उसमें लिखा हुआ क्या है। उस समय पे आपके सामने कागज नहीं होंगे। अगली बात वकील साहब पूछेंगे आपसे कि आपके वैवाहिक जीवन के दौरान आपके घर में आप दोनों के बीच में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे हाँ हुआ था। फिर वो ये पूछेंगे कि क्या उस लड़ाई झगड़े में आप दोनों के बीच में कभी गाली गलौज हुई थी। अब दोस्तों देखो जनरली तो होती है, तो उसमें अगर आप हाँ कह दोगे तो कहीं ना कहीं ये एडमिटेड हो गया कि आपने गाली गलौज करी थी, यानी उसके सेक्शन फिर आप पे कंफर्म हो गए क्रिमिनल वाले मामले में, क्योंकि यहां पे आपने एडमिट कर लिया। इसके बाद वकील साहब पूछेंगे क्या उस झगड़े में कभी कोई मार पिटाई हुई थी। अब दोस्तों अगर प्यार प्यार में आपने बोल दिया ना इमोशंस में आके कि हाँ जी इसने भी मारा था और मैंने भी मारा था, तो आपने भी मारा था ये एडमिट हो गया। तो मार पिटाई का जो केस होगा 323 वगैरह धाराएं जो एफआईआर में लगती हैं वो आपने एडमिट कर ली एक तरह से यहाँ पे। तो इसलिए इन चीजों का जवाब आपको सोच समझ के देना है। जो आपने कागजों में लिखा वही यहां बोलना है। इमोशंस में आके गलत चीजें बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में आपको याद नहीं है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि मुझे इस समय पे याद नहीं है, और यही चीज आप लिखवा दो अपने स्टेटमेंट में कि मुझे याद नहीं है, लेकिन गलत चीजें नहीं बोलनी मन से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपसे जनरली पूछा ही जाता है कि भाई जिस दिनांक पे आपकी पत्नी गई थी उस दिन भी आपका झगड़ा हुआ था। अब दोस्तों यहां पे आपको सोच समझ के बोलना है, क्योंकि वाइफ जब अपनी तरफ से 498 का मुकदमा दर्ज कराती है तो उसमें जनरली वही तारीख बताती है कि इतनी तारीख पे मेरे से झगड़ा किया गया, मेरे को मार पिट के पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिया गया और मेरे सारा सामान रख लिया गया। अब इसके रिप्लाई में आपने वहां पे क्या बोला है उस चीज को ध्यान में रखना है, और आपने अपनी मेंटेनेंस की पिटीशन में क्या बोला है इसको भी आपको ध्यान में रखना है और वही आंसर यहां पे देना है। ऐसा नहीं है कि वहां बोला हुआ तो कुछ है और आप अपने दिमाग से याद करके कि उस दिन क्या हुआ था यहां पे कुछ और बोल दिया आपने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों। एक ही स्टेटमेंट सब जगह चलानी होती है, सही स्टेटमेंट चलानी होती है। आपको याद नहीं है, आपने दिमाग पे जोर दिया और सोच के कुछ बोल दिया और वो चीज डिफरेंट हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगली बात दोस्तों वो पूछेंगे आपसे आपकी नौकरी के बारे में। तो आपने अपना एफिडेविट दिया है, उसमें जो आपने अपनी नौकरी मेंशन की है वही आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आपसे सैलरी के बारे में पूछेंगे, आपको वही सैलरी बतानी है जो सैलरी स्लिप आपने अपने रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट के साथ दी थी। फिर इसके बाद दोस्तों आपसे वो आपकी संपत्ति के बारे में पूछेंगे कि आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं, तो ये भी आपको अपने एफिडेविट के अकॉर्डिंग ही बताना है। फिर वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो आपकी संपत्ति है
मेंटेनेंस केस दाखिल होने के बाद, आपको उसका नोटिस मिलने के बाद आपने पर्टिकुलर संपत्ति अपने मम्मी या पापा के नाम पर ट्रांसफर की थी? देखो, हो सकता है कि आपने ऐसा किया हो, हालांकि मैं मना करता हूं कि मेंटेनेंस का नोटिस मिलने के बाद ये सब हैंकी पैंकी नहीं करना चाहिए, बट हो सकता है आपने किया हो और सामने वाली पार्टी को उसका पता चल गया हो। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, आपने कह दिया नहीं, लेकिन उनके पास उसका रिकॉर्ड है और वो बाद में उसे आर्ग्यूमेंट के टाइम पे साबित कर दें कि भाई देखो, इन्होंने तो मेंटेनेंस का नोटिस मिलने के बाद मेंटेनेंस से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी अपने फादर को गिफ्ट डीड कर दी थी। तो ऐसे केस में फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक मामलों में ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर एलिगेशन होता है एडल्ट्री का, कि आपके किसी पर्टिकुलर महिला के साथ संबंध है। तो अगर आपके मामले में ऐसा कुछ है तो फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके उस पर्टिकुलर महिला से, आपकी कलीग हो सकती है, कोई हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, साथ कुछ फिजिकल संबंध भी है। अब इसका जवाब भी आपको सोच समझ के देना है। ऐसा ना हो कि सामने वाली पार्टी के पास इसके लिए भी कुछ हो, तो आपको सोच समझ के जवाब देना है। और अगर आपकी किसी से बातचीत है भी, तो गलत रिलेशन उसके साथ नहीं है, तो उस चीज को भी वहां खुल के बताना है कि आपके साथ ऐसे ऐसे लड़की है, आपकी उससे बातचीत होती है क्योंकि वो आपके काम में आपकी हेल्प करती है, आप एक ही ऑफिस में है, लेकिन आपकी जो पत्नी है वो उस पर एलिगेशन लगाती है कि आप दोनों के बीच में गलत संबंध है। मतलब खुल करके अपनी बात को पूरे तरीके से वहां पे लिखवाना है आपको। और अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि आपने इनका सारा स्त्री धन रख लिया था। अब स्त्री धन के विषय में क्या होता है जनरली दोस्तों, जब वुमेन सेल में काउंसलिंग होती है तो उस दौरान जनरली स्त्री धन लौटा दिया जाता है, कई बार थाने पे लौटा दिया जाता है और उसकी रिसीविंग ले ली जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि खुद ही लड़की लेके चली जाती है और उसके बारे में आप कुछ आपस में ही लिखा पढ़ी कर लेते हैं। हालांकि तरीका गलत है, बट कुछ मामलों में ऐसा कर लेते हैं लोग। तो जो भी एज पर सिचुएशन आपका रहा है, उस चीज को सही तरीके से जो सच है वो आप वहां पे लिखवाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है कॉमनली जो पूछे जाते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आपके मामले के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का जवाब ऐसे ही देना है, और जिस क्वेश्चन का जवाब आपको याद नहीं है कि आपने पिटीशन में क्या लिखा हुआ है, तो उस केस में आप बता सकते हैं कि भाई मुझे आज के दिन पे याद नहीं है। तो यही जवाब आप वहां पे लिखवा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कुछ अपने दिमाग पे जोर डाल करके सोच करके कुछ गलत चीज लिखवाने से बेहतर है कि आप ये लिखवाएं कि आपको याद नहीं है। तो अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करके चलते हैं, इन सारे आंसर्स को बिना डरे कॉन्फिडेंटली इनका आंसर देते हैं, तो बहुत संभावना है कि मुकदमा आपके फेवर में चला जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, एविडेंस मेन होते हैं और आपके जो क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं वो मेन होते हैं कि उसमें क्या क्या निकाल लिया गया, आपके वकील साहब ने उनसे क्या क्या निकलवाया और उनके वकील साहब ने आपसे क्या क्या निकलवाया। तो इसलिए अगर इन चीजों को हम अच्छे तरीके से डील करेंगे तो जाहिर सी बात है केस जीतने के हमारे चांसेस काफी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।